हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्राइड लाइट क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव। इस बार हम आपके लिए मध्य प्रदेश से एक परिचय भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप या इसके भौगोलिक विभाजन के बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य एक भू आविष्टित राज्य है, जिसका मतलब इस राज्य की सीमा न तो किसी समुद्री सीमा को छूती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। यह चारों ओर से अन्य राज्यों की सीमाओं से, जैसे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात से एवं दक्षिण में महाराष्ट्र से मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। हम गोंडवाना सेल समूह के बारे में भी जान लेते हैं। तो गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बांटा गया है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए एक बार फिर हम मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्थिति एवं इसका विस्तार देख लेते हैं। तो राज्य का विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं 74 डिग्री 59 मिनट से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देश में राजस्थान के बाद द्वितीय स्थान पर है। इसका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 870 किलोमीटर का तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 605 किलोमीटर तक का है। पश्चिमी सीमाएं गुजरात से एवं पूर्वी सीमाएं मैकाल कैमूर की श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है तथा न्यूनतम सीमा गुजरात के बड़ौदा जिले से मिलती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है एवं राज्य की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। तो चलिए अब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत की प्राचीनतम धरातलीय संरचनाओं से निर्मित है, जिसमें आद्य महाकल्प से लेकर नवीनतम महाकल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चट्टानों, मिट्टियों, नदियों तथा जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश, जिसके अंतर्गत मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार एवं नर्मदा सोन घाटी आते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, जिसके अंतर्गत पश्चिमी एवं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी एवं मैकाल श्रेणी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है मालवा का पठार, जो राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में बुंदेलखंड का पठार स्थित है तथा पूर्व एवं दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। यह डेक्कन ट्रैप का हिस्सा माना जाता है। यहाँ की मिट्टी का रंग काला भूरा होता है, जो कि आयरन की अधिकता के कारण होता है। इस मिट्टी में रेत की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ माही, चंबल, सिप्रा, बेतवा, केन एवं छोटी काली सिंध हैं। इसके अलावा मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है, जो कि 88,222 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी, जो कि 888 मीटर की है। कर्क रेखा इस पठार के लगभग मध्य से गुजरती है। इसे गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। इसके अलावा इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, आगर, मालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, सागर, मंदसौर आदि जिले आते हैं। हमने इसमें काली मिट्टी की बात की थी, तो यह भी जान लें कि यह काली मिट्टी जो होती है वह सोयाबीन की खेती, कपास की खेती एवं गेहूं आदि फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अब हम मध्य भारत के पठार को देखते हैं। तो यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है।
इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.2% है। इसके अंतर्गत मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर एवं गुना जिले आते हैं। इस रीजन की मिट्टी लेटराइट और ब्लैक है, जो कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा ज्वार एवं अलसी की खेती भी यहाँ होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, कुंवारी सिंध एवं पार्वती। इसके अलावा बीहड़ एवं मृदा अपरदन इस क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है एवं इस क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की भी बहुलता पाई जाती है। इसके बाद हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 7.6% है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भिंड की लहार, ग्वालियर की डबरा, शिवपुरी की पिछौर एवं करेरा तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा टीकमगढ़, पन्ना एवं छतरपुर जिले भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में काली एवं लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ बेतवा, धसान एवं केन हैं। बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा कही जाती है। अगला आता है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा का पन्ना का पठार बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में तथा मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.36% है। इसके अंतर्गत रीवा, सतना, पन्ना एवं दमोह के अतिरिक्त सागर जिले की बंडा एवं रहली तहसीलें आती हैं। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज हीरा है एवं प्रमुख नदियाँ टोंस, केन एवं बीहड़ हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी लाल काली एवं लाल पीली है। यह क्षेत्र चूना पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। केन नदी इस क्षेत्र में गहरी कंदराएं बनाती है। इसके अलावा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है, जो कि नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं कटनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि चावल की खेती के लिए प्रमुख मानी जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 102 मीटर है। इसके बाद यह प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। कर्क रेखा बघेलखंड को ठीक मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है। इस पठार के बॉक्साइट, चूने के पत्थर और कोयला प्रमुख रूप में इस क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली, जिसे हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं, यह बघेलखंड के पठार में स्थित है। इसके बाद हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है तथा यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली भी है। इसके अलावा यह मध्य उच्च प्रदेश का सबसे निचला भाग है, जो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, जैसे कि हमने जान लिया है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 26% है, जो कि 86,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, डिंडौरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, सीहोर, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एवं अलीराजपुर जिले आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नर्मदा है। इसके अतिरिक्त सोन, जोहिला, तबा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर एवं दूधी नदियां भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्राकृतिक प्रदेश है। अब हम अंत में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की चर्चा कर लेते हैं। यह क्षेत्र नर्मदा घाटी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा नदी के समानांतर स्थित है। इस क्षेत्र के 3 उपविभाजन हैं। पहला है राजपिपाला श्रेणी, जो कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पश्चिमी भाग में स्थित है।
दूसरा मध्य श्रेणी हिस्सा जो कि राजपीपाला श्रेणी के पूर्व में स्थित है, एवं तीसरा मैकाल श्रेणी जो कि पूर्वी भाग पर स्थित है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का भाग है जहाँ से नर्मदा, सोन एवं जोड़िला नदियाँ निकलती हैं। इस क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 11% है। महादेव श्रेणी में स्थित धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, इस क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में लाल पीली एवं काली पीली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, वैनगंगा, सक्कर, बरधा एवं तवा हैं। अब हम मानचित्र की सहायता से मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, जो कि पश्चिमी भाग है, इसमें मालवा का पठार स्थित है, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 28% है। इसके अलावा उत्तर में हम देखेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार एवं रीवा पन्ना का पठार। इसी प्रकार हम पूर्व में देखते हैं, यहाँ बघेलखंड का पठार है। इसी प्रकार दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है एवं नर्मदा सोन घाटी है। तो इसके साथ ही अंत में अब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों की निर्माणकारी चट्टानों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जो मालवा का क्षेत्र है, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों द्वारा हुआ है। दूसरा हम देखते हैं मध्य भारत का क्षेत्र। इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वह विंध्य शैल के अपरदन तथा चंबल के निक्षेप द्वारा हुआ है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि विंध्य, ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कड़प्पा एवं विंध्य शैल के अपरदन से तथा बलुआ पत्थरों द्वारा हुआ है। इसके अलावा बघेलखंड के पठार का निर्माण आद्य महाकाल तथा जुरासिक काल की चट्टानों द्वारा हुआ है। इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी जो कि पश्चिम में दक्कन तथा पूर्व में धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अंत में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप, आर्कियन तथा धारवाड़ चट्टानों के समूह द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल ब्राइट लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।